सो क्लास हम ये देख चुके हैं अभी तक। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, मोमेंटम, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इस लेसन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो हम कर रहे हैं, इसके अंदर हम देखेंगे कि जब एक ऑब्जेक्ट पर अलग अलग डायरेक्शन से फोर्सेस लगते हैं तो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। कितने टाइप के हम फोर्सेस पढ़ेंगे, जैसे टेंशन फोर्स, स्ट्रिंग और पुली वाले एग्जाम्पल देखेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखेंगे, दो ब्लॉक्स एक दूसरे कॉन्टैक्ट्स में, ऐसे कई प्रकार के एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं। अब हमारे पास जो है न्यूमेरिकल बेस्ड और अलग अलग एग्जाम्पल बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब जब हम पढ़ाई करेंगे वो आपके लिए भी बहुत यूज़फुल भी होगी। एक सिचुएशन देखते हैं कि सपोज एक ब्लॉक है, इस पर अगर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे सपोज एक फोर्स जैसे लग रहा है, ठीक है, एक फोर्सेस कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, इधर से लग रहा है, और सपोज एक फोर्सेस इस तरफ से लग रहा है। यहाँ पर ये कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, सपोज ये F1 फोर्स, दिस इज द फोर्स F2, दिस इज द फोर्स F3। तो हम क्या कहते हैं, और इसके बाद भी ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, मतलब इसके अंदर कोई एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन कब कब जीरो होता है स्टूडेंट? एक्सीलरेशन के जीरो होने के टू केसेस होते हैं कि ये ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है या ये यूनिफॉर्म मोशन में। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट पर मोर देन वन फोर्सेस है ना, एक से ज़्यादा फोर्सेस लगते हैं और ऑब्जेक्ट फिर भी ऐसे या तो कांस्टेंट मोशन में हो या वो रेस्ट में हो, तो इन दोनों कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। स्टूडेंट क्या है? इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुनेगा फिर से कि अगर एक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं, बहुत से मतलब है मोर देन वन, एक से ज़्यादा फोर्सेज अगर लग रहे हैं, जैसे कि 3 फोर्सेज लग रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जा रहा है ना, कहीं नहीं जा रहा का मतलब इसके अंदर एक्सीलरेशन जीरो है। एक्सीलरेशन जीरो दो कंडीशन में होता है, पहले तो रेस्ट में कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वो कहीं जा ही नहीं रहा है। दूसरा कांस्टेंट मोशन, दूसरा क्या है वो कांस्टेंट मोशन में। इन दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर मोर देन वन फोर्सेस लग रहे हैं, 2, 3, 4, 5 कितने भी लग रहे हैं, और फिर भी वो या तो रेस्ट में है या कंटिन्यूअस मोशन में है, मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है, देन इट्स सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो हम क्या कहते हैं कि वो एक इक्विलिब्रियम में होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब ये सारे फोर्सेज है ना एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के इक्वल है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। मतलब फोर्सेस का इफेक्ट अगर इक्वल हो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में, तो हम इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, हम लोग देखते हैं। हम पहले 2-2 के पेयर ले लेते हैं कि अगर 2 फोर्सेस वर्क करते हैं तब फिर 3 फोर्सेस पे आ जाएंगे, उनको भी समझ लेंगे। सपोज स्टूडेंट इट इज़ एन ब्लॉक। सबसे बेसिक और सबसे स्टार्टिंग का एग्जाम्पल यहीं से, ये एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का मास m है और ये किसी टेबल या सपोज अर्थ के ऊपर रखा है, किसी ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है। तो इस पर कौन कौन से फोर्स काम करते हैं पहले ये देखिए स्टूडेंट्स। सबसे पहला तो इसका वेट काम करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है उसका कोई ना कोई वेट होता है, और वेट का फॉर्मूला होता है mg, w इज इक्वल्स टू mg। ध्यान रखिएगा, वेयर m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू हमको पता है, या तो हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, या इसको कभी कभी क्वेश्चन में एज पर द रिक्वायरमेंट 10 भी लिया जाता है। तो इसका जो पहला फोर्स क्या है कि अर्थ इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, किससे? इतने फोर्स से। एक्चुअली वेट एक प्रकार का फोर्स है कि अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगाती है, अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी पर बॉडी पर लगाती है वो होता है उसका वेट। ये वेट जो होता है स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, ये वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। अगर आप किसी जगह पर बैठे हो तो आपका वेट आप किधर लगेगा? आपका वेट, योर वेट वर्क ऑन डाउनवर्ड साइड, अर्थ की तरफ, नीचे की तरफ लगता है। ठीक है, बट स्टूडेंट देखा जाए तो ये ब्लॉक कहीं जाता है क्या? अगर कोई ब्लॉक या कोई बुक या कोई कॉपी, कोई सामान अगर ज़मीन पे कहीं रखा है तो वो अपने आप कहीं नहीं जाता, मतलब वो इक्विलिब्रियम में है।
इसका मतलब जो ये वेट नीचे लगा रहा है ना, कितना वेट लगा रहा है, W इज इक्वल टू mg, ये वाला वेट या फोर्स वो ज़मीन पर लगा रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये फोर्स तो नीचे लग रहा है, अगर यहाँ और कोई और फोर्स नहीं है तो जिस तरफ फोर्स लग रहा है उधर बॉडी को जाना चाहिए, क्योंकि हमने यही पढ़ रखा ना, फोर्स जिस तरफ लगता है बॉडी उस तरफ मोशन कर लेती है। इसका मतलब इसको नीचे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए अर्थ या जो भी जिस बॉडी पर आप बैठे हैं, अगर टेबल पर बैठे हैं तो टेबल है ना, तो वो आपको क्या करता है, एक रिएक्शन फोर्स लगाता है। स्टूडेंट क्या लगाता है, रिएक्शन फोर्स लगाता है। आप इसके कांटेक्ट में हो ना, तो अर्थ भी आपके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाते हैं, जिसको रिएक्शन या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करती है आपके ऊपर, और उसकी वैल्यू इस वेट के इक्वल ही होती है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को कहीं कहीं किसी किसी बुक में n देते हैं, कहीं कहीं इसको r लिखते हैं, दोनों ही सही है। नॉर्मल रिएक्शन या सिर्फ रिएक्शन फोर्स कहते हैं, n या r, ठीक है। इसका वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होता है, mg के, लेकिन कब, जब ये 0 डिग्री पर अप्लाई है, ठीक है सर, ये ऐसे 0 डिग्री पर वर्क कर रहा है तो, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हम ब्लॉक्स को क्या कर देते हैं, कभी कभी हम ब्लॉक्स को कुछ इस टाइप से भी रख देते हैं कि सपोज ये हमने एक छोटा सा कुछ स्लोप बनाया और हमने स्लोप के ऊपर इस बॉक्स को रख दिया, तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी बदल जाएगी स्टूडेंट। सिचुएशन क्यों बदलेंगी, क्योंकि इस बॉडी का जो वेट है वो तो अभी भी ऐसे ही वर्क कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। ये अगर मान लो m मास की बॉडी है तो उसका वेट अभी भी नीचे की तरफ ऐसे ही वर्क करेगा, W इज इक्वल टू mg। लेकिन अब यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स है ना, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, रिएक्शन फोर्स हमेशा कांटेक्ट के हिसाब से टच करता है। जैसे कांटेक्ट में इस डायरेक्शन में, कांटेक्ट कितने डिग्री पर है, ये कांटेक्ट को हमने पहले ये 0 डिग्री पर कांटेक्ट हो रहा था अर्थ के साथ, अब ये एंगल जो है थोड़ा सा स्लोप कर दिया है, तो अब इसका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना वो इसकी डायरेक्शन में नहीं लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कुछ ऐसे लगेगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क करेगा ऐसे, मतलब अब जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो ऐसे परपेंडिकुलर नहीं है, वो किसी ना किसी एंगल के थ्रू लग रहा है स्टूडेंट। किसके थ्रू लग रहा है, किसी ना किसी एंगल के थ्रू लग रहा है, ठीक है। तो अब इस एंगल की वैल्यू हमको फाइंड करना होती है कि कितने एंगल के थ्रू लग रहा है, एंगल भी फाइंड करना होता है और वैल्यूज हमको देखना होती है कि अब वेट को बैलेंस कौन कर रहा है इस कंडीशन में। तो क्लास इस टाइप की सिचुएशन के लिए हम आपको बताने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। वैसे तो हम वेक्टर पढ़े हुए हैं तो हमको आता है कि किसी भी वेक्टर को 2 पार्ट में कैसे रिजोल्यूट करते हैं। अगर वो ना तो एक्स एक्सिस में है, ना वाई है, ना जेड में है, तो किसी के साथ थीटा एंगल बनाता है तो हम उसका रिजोल्यूशन करना सीख चुके हैं। तो सुनिए, यहाँ देखा जाए तो जो हमारा वेट है, और वेट जो है प्लेन के साथ, ये वर्टिकल के साथ 2 एंगल बना रहा है। एक एंगल ये थीटा, सॉरी 2 नहीं, एंगल तो एक ही बना रहा है, रिजोल्यूशन दोगे तो ये थीटा हो गया आपका, है ना। जितना थीटा यहाँ बनाए उतना ही थीटा यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो ये थीटा अगर बनाया तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे। देखो ऐसा कर लेते हैं, हम इसको ऐसा बना लेते हैं कि ये वर्टिकल डायरेक्शन और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये हमारा कैसा लग रहा है, ये कुछ ऐसे किसी एंगल पर लग रहा है, थीटा एंगल पर। तो हमने हमेशा सीख रखा है कि या तो एक्स की डायरेक्शन में, एक्स और वाई मान लो समझने के लिए, कि एंगल या तो एक्स में होना, मतलब कोई भी फोर्सेस एक्स में है या वाई में है तो ठीक है। अगर वो उनके अलावा किसी एंगल पर है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में। मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन समझाई थी स्टूडेंट, तब भी समझाया था आपको कि अगर कोई वेलोसिटी एक्स और वाई में नहीं है, किसी एंगल पर है, तो वो एक्स और वाई दोनों में होंगे। उसी टाइप से ये इसका जो फोर्स है, मान लो ये वेट है तो इसके 2 फोर्स होंगे, एक इस तरफ जिसके साथ एंगल बनाता है, एंगल ये इसके साथ बना रहा है तो ये होता है W cos थीटा। जो भी एंगल है उसमें cos थीटा जुड़ जाता है, और इस तरफ वाले में क्या जुड़ जाता है, साइन थीटा, तो W साइन थीटा। तो ये तरफ क्या आएगा, W cos थीटा, और इस तरफ एक फोर्स लग रहा है जो है W साइन थीटा। लेकिन अब देखिएगा सिचुएशन कि इक्विलिब्रियम में नहीं होगा,
क्यों इक्विलिब्रियम में नहीं होगा स्टूडेंट्स? बहुत बार होता भी है और नहीं भी होता है ना। सिचुएशन डिपेंड करती है कि एंगल कितने डिग्री पर है ना। अभी हम आगे देखेंगे इस बारे में। लेकिन मान लो कभी ये सपोज इक्विलिब्रियम में नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो ये पार्ट जो है वो तो इसके इक्वल हो जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के इक्वल ये वाला हिस्सा हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल कौन होगा? W cos थीटा। और W sin थीटा क्या करता है? W sin थीटा इस बॉक्स को ऐसे धीरे धीरे घुमाता है। हमने देख रखा है ना, हम लोग छोटे बच्चे ऐसा गेम भी खेलते हैं, इस प्रकार से स्लेट रख लेते हैं और यहाँ पर कुछ चौक से ऐसे घुमाने के नीचे नीचे ले जाते हैं। उस टाइप का समझिए कि अगर हमने किसी इंक्लाइन प्लेन पर किसी बॉक्स को रखा तो वो धीरे धीरे अपने आप नीचे आता जाता है। सिचुएशन ऐसी भी होती है कभी कभी कि एंगल अगर ज़्यादा नहीं करें और ये सरफेस और इनके बीच में रफनेस हो, फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो नहीं भी होता है, बट अभी इतना सफिशिएंट है। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किसी एंगल को रिजोल्यूट कैसे करते हैं, सॉरी किसी फोर्स को एंगल लगने पर रिजोल्यूशन कैसे किया जाता है, हम ये करेंगे। तो स्टूडेंट हमने ये देख रखा है कि मेनली अभी हमको ज़्यादातर 2 एक्सिस होते हैं। मान लो सपोज x एक्सिस है, y एक्सिस है, ठीक है। अगर कोई भी फोर्स है ना किसी एंगल पर वर्क करे, मान लो कि फोर्स लग रहा है ना वो x एक्सिस में ना y में। अब सिचुएशन देख लीजिए x और y की। अभी अपन ने क्या करा था, हमने ये देखा था कि ब्लॉक रखा है ना। अब ब्लॉक की कंडीशन आपको साफ दिख रही है कि ज़मीन है तो इसको अपन x एक्सिस मान लो, अर्थ है, और ऐसे ये ऐसा एक्सेस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। हमने क्या देखा था, वेट भी ऐसे डाउनवर्ड नीचे काम करता है वेट, और नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसे परपेंडिकुलर ऊपर कर रहा था। तो अभी ये दोनों y की डायरेक्शन में थे। किस में थे स्टूडेंट? दोनों y की डायरेक्शन में। लेकिन सपोज अभी हमने इस पर एक फोर्स और लगा दें। हमने एक फोर्स लगाया यहाँ से इस तरफ, ऐसे हमने एक फोर्स लगाया इस पर इस तरफ से, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो अब ये फोर्स कैसा है? अब ये फोर्स ना तो x की डायरेक्शन में ना ही y की डायरेक्शन, उनके बीच में कहीं लग रहा है। अब इसको ऐसा ना देखते हुए ये देखिए कि किस तरफ जा रहा है, तो ये इस तरफ ऐसा काम कर रहा है। ये फोर्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है ना। यहाँ भी बनाते तो भी हमारे आंसर्स आ जाते, पर ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि समझिए बात को, ये फोर्स ऊपर से नीचे कर रहा है तो इसके इफेक्ट किधर होंगे? एक नीचे की तरफ और एक आगे की तरफ होंगे, ठीक है। अगर ये ऐसे हम इसको ऐसे लगाते हैं इस तरफ से, तब ये फोर्स क्या काम करता? ये फोर्स ऐसे लगता, एक फोर्स तो इसको ऊपर ले जाता और एक फोर्स इसको कहाँ ले जाता? आगे। क्योंकि किस प्लेन में काम कर रहा है ये समझिए। ये फोर्स जो आया है वो देखा जाए तो यहाँ काम नहीं कर रहा है, वो इस तरफ काम करेगा, वो इसको नीचे की तरफ भी धकाएगा और आगे भी ले जाएगा। जब हम अगर सपोज मैं आपको बोलूँ कि एक बॉक्स है भाई, आप इसको ज़मीन पर धकाते हुए ले जाना, आपको पुश करना है, तब आप हमेशा ऐसे ही फोर्स लगाते हैं। हम लोग ऐसे ही फोर्स लगाते हैं, ऊपर से इसको प्रेस करते करते आगे ले जाते हैं। तो सिचुएशन वही होती है कि इस पर फोर्सेस इस टाइप से लगता है। देख लीजिए फोर्सेस कैसा लगता है, इस डायरेक्शन देखिए, ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है ना तो ये x की डायरेक्शन में इधर और इधर, ना ही ये y की डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब इसका फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसके हमेशा 2 रिजोल्यूशन होते हैं स्टूडेंट। x और y की डायरेक्शन में इसके कितने रिजोल्यूशन होते हैं? 2, है ना। ये देखा जाता है कि इसके साथ कितना एंगल बना रहा है और ये इसके साथ, कोई भी एंगल फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अगर आप इसके साथ एंगल बनाओगे, मान लो कि कोई फोर्स F1 है, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे। जिस प्लेन में ये होगा स्टूडेंट x, ये x का कंपोनेंट और ये y का। अगर ये y के साथ जो एंगल बना रहा है तो एक कंपोनेंट जाएगा इस तरफ, एक कंपोनेंट जाएगा इस तरफ, यानी इसके 2 फोर्स हो जाएंगे, एक डाउनवर्ड की तरफ और एक ये x के डायरेक्शन में। आपने एंगल किसके साथ बनाया? बस एक छोटी सी चीज़ याद रख लेना, एंगल आपका किसके साथ बना है? इस लाइन के साथ। तो इस तरफ जो एंगल होगा, मतलब इस तरफ जो कंपोनेंट होगा, उसको हम कहेंगे F1 cos थीटा। इस तरफ जो होता है वो हमेशा साइन होता है। याद रख लेना आप लोग, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो कॉस, जिसके साथ नहीं मतलब जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है वो साइन, ठीक है। तो ये 2 फोर्सेस हैं, अब ये दोनों फोर्सेस काम करेंगे, ठीक है। अब इस सिचुएशन में हम क्यों धक्का पाते हैं इस बॉडी को, पता है आपको, है ना। अपन इसको फिर से छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया। हाँ,
मैं आपको सिचुएशन बताऊं, ये एक ब्लॉक मैंने आपको दिया। अभी ब्लॉक कैसा है भाई, अभी ब्लॉक रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि जितना वो नीचे लग रहा है उसका वेट, उतना ही ऊपर इस पर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दोनों बराबर हैं, कोई इशू नहीं है। हमको कहा भाई इसको यहाँ लेके आ जाओ आप, मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक दिखाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फोर्स। हम इसने इस पर एक ऐसे डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ऐसे कुछ, मतलब लगाया तो यहाँ, लेकिन हम उसको वहाँ नहीं दिखा के इधर दिखाएंगे। ठीक है, ये टू फोर्सेस, ये फोर्स मान लो जो भी है, सपोज F1 ही मान लो, क्यों कुछ माने, F1 है। तब ये सपोज इसके साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है, दो कंपोनेंट क्या होंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ F1 cos थीटा, और ये F1 sin थीटा। देखिए जब इक्विलिब्रियम करते हैं स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम करते हैं तो हम एक्स और वाई की डायरेक्शन या एक्स वाई जेड तीनों की डायरेक्शन में फोर्सेस देखते हैं। एक्स की डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, नीचे की तरफ W वेट और F1 साइन कॉस्ट लग रहा है। क्या हम किसी बॉक्स को धक्का के ज़मीन के अंदर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो बॉक्स को हम ज़मीन पर किसी फर्श पर फिसला सकते हैं। तब ये दोनों फोर्सेस जो हैं अभी भी इसके नॉर्मल के इक्वल ही होंगे। इसका मतलब मैंने ये देखा, ये एक्स की या वाई की डायरेक्शन है, तो वाई की डायरेक्शन में ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो वाई की डायरेक्शन में नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। तो नीचे लगने वाले फोर्सेस हैं W प्लस F1 cos थीटा, ये किसके बराबर होंगे, ऊपर लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल क्यों है, इक्वल इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि वो उसकी मोशन कहाँ होगी, वो ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, वो नीचे नहीं जा रहा है ज़मीन के, है ना। अगर वो ज़मीन के नीचे जाता तो हम कहते कि हाँ उसकी डायरेक्शन नीचे हो रही, मतलब या तो ये फोर्स ज़्यादा होगा या ये फोर्स। लेकिन जब वो वाई की डायरेक्शन में मोशन ही नहीं कर रहा है, वो किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, सिर्फ एक्स की। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पर हमको शिफ्ट करना है। तो ये नीचे वाला जो फोर्स है, नीचे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, नीचे लग रहा है W, एक तो वेट और दूसरा ये वाला F1 cos, ये दोनों किसके इक्वल होंगे, इस ऊपर लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। अब इसका एक और कंपोनेंट निकला F1 साइन, तो ये जो F1 साइन है ना स्टूडेंट, ये वाला फोर्स इसको धक्का के आगे ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए इधर कोई फोर्स है क्या, इसको बैलेंस करने के लिए इधर कोई फोर्स नहीं। मान लो एक व्यक्ति आ जाए, वो सेम फोर्स को, वो भी इतना ही फोर्स लगाता है इस तरफ से, वो भी इतना ही F1 फोर्स लगाता है इस तरफ से, तब हो सकता था कि ये बैलेंस हो जाता। क्यों? क्योंकि तब इसके भी हम दो कंपोनेंट करते हैं। मान लो जितना एंगल ये बना रहा है उतना ही एंगल ये बना रहा, तब इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक F1 cos नीचे की तरफ और एक F1 sin इस तरफ, है ना। तो अब इस सिचुएशन हो सकती थी ऐसी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बराबर फोर्सेस है, तब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते कि वाई इस तरफ भी इतना ही लग रहा है F1 साइन, इस तरफ भी F1 साइन बराबर लग रहा है, तो ना वो यहाँ से हिलता ना ही कहीं जाता। ठीक है, तो ये थे कंपोनेंट स्टूडेंट, है ना। एक और बात शॉर्ट में बता दूं आपको, सिंपल सा है कि अगर सपोज हम, और सपोज नहीं, मान के चलिए कि आप हमेशा एक्स और वाई ऐसे करके ही आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा। कि सपोज कोई बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लगते हैं उनको अपन ऐसे एक्स वाई डायरेक्शन बना लेते हैं, है ना। अगर मान लो कोई फोर्स यहाँ पर या सपोज इधर या यहाँ पर या कहीं पर भी वर्क करता है, ना वो एक्स में रहता है ना वाई में, उनके बीच में रहता है ना। सपोज इस फोर्स को मान लो कि ये 10 न्यूटन है और ये 60 डिग्री यहाँ पर एंगल पर आ रहा है। 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर 60 डिग्री एंगल पर वर्क कर रहा है। मैं आपसे पूछूं ये एक्स की डायरेक्शन में कितना काम करेगा, तो उसका आंसर होगा 10 cos 60। ठीक है ना, 10 cos 60 होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या देखा था, जिसके साथ एंगल बनाया उसके साथ cos आता है, वैल्यू तो वही रहेगी 10 cos 60, और ऊपर क्या हो जाएगा 10 sin 60। 10 cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, 10 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये भी कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। कितना हो जाएगा 5 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो बाकी रेस्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लगे। ठीक है,
तो इस टाइप से हम रिजोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। ये सबसे कान की चीज़ है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसका आप अकेले कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसका यूज़ हमेशा आएगा स्टूडेंट आप लोगों को। इसके यूज़ के बिना अपन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करना इम्पॉसिबल है स्टूडेंट। क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन ये है हमारा, कि ये कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मतलब एक प्लेन है जो 30 डिग्री के एंगल पर है, और हमने इस पर एक ब्लॉक को रख रखा है जस्ट लाइक दिस, ठीक है। The body is supported on a rough plane inclined at 30 degree to the horizontally by string attached to the body। मतलब यहाँ पर एक कोई स्ट्रिंग अटैच्ड है, ऐसे कोई रस्सी हमने बांध रखी है जिससे कि ये रुकी हुई है, ठीक है। और वो स्ट्रिंग का एंगल कितना बन रहा है, वो स्ट्रिंग का एंगल बना रहा है 30 डिग्री। वो स्ट्रिंग हमारी जो है वो 30 डिग्री पर काम कर रही है। यहाँ से एंगल कितना बन रहा है इसका, 30 डिग्री। और इसका वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे काम कर ही रहा है। इधर वेट लगा हुआ है और इस तरफ लगा है ऐसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और एक फोर्स इस पर काम कर रहा है ऐसे एफ, ठीक है। एक फोर्स एफ इस पर काम कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो हमको इसके सारे फोर्सेस को रिजोल्यूट करके बताना है कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं ना। सुन, इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है कि हम क्या करें, हम यहाँ से एक्स और वाई प्लेन बना दें। देखिए वाई प्लेन तो हमारा दिख ही रहा है, इसके अंदर हमने क्या बना रखा है, हमारे वेट को बना रखा है। थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, इसको थोड़ा सा हम यूँ कर लेते हैं तो थोड़ा सीधा दिखेगा, और ये इस टाइप से हो जाएगा हमारा एक्स प्लेन, ठीक है। अब ये देखिए कि ये जो एंगल है, जितना एंगल ये बनेगा, एक ही देखिए समझने बहुत आसान है। ये दो पैरेलल लाइन हो गई, ये हमारा एक्स और एक्स है, ये हॉरिजॉन्टल था, हमने वैसे ही हॉरिजॉन्टल यहाँ से बनाया, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, उसको ये लाइन कट कर रही हैं। तो जितना एंगल 30 यहाँ बनता है उतना ही एंगल 30 यहाँ पर भी बनता है। तो अब देखा जाए तो ये जो हमारा स्ट्रिंग हमने एक धागे से, किसी रस्सी से हमने इसको बांध दिया था जिससे कि ये कहीं खिसक के जाए ना, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है, अब वो टेंशन फोर्स कहते हैं इसको। अब इसका एंगल कितना हो गया, इसका एंगल हो गया 30 + 30, यानी टेंशन जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। टेंशन जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कैसा एंगल बना रहा है, 60। तो हम इस टेंशन फोर्स को देख लेते हैं इस टाइप से कि ये हमारा y और ये हमारा x। तो टेंशन फोर्स ऐसे कितने एंगल पर बन रहा है, टेंशन फोर्स बन रहा है 60 डिग्री पर बन रहा है स्टूडेंट्स। तो इस डायरेक्शन के फोर्सेस क्या हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, मतलब ये वाला, वो हो जाएगा t cos 60, और वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन कौन सी है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल में कितना काम करेगा, वर्टिकल में काम करेगा t sin 60। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये ये 30 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, ये पैरेलल लाइन है, तो इधर भी कितना बनेगा स्टूडेंट, पैरेलल लाइन के रूल से यहाँ पर भी एंगल 30 डिग्री बनेगा। इसका मतलब ये जो फोर्स है, ये वाला एफ फोर्स जो इधर लग रहा है, एफ फोर्स, ये इसके साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस डायरेक्शन में कितना जाएगा, एफ cos 30, और ये वर्टिकल पोजीशन में कितना जाएगा, एफ sin 30, ठीक है। अब बचे हमारे नॉर्मल। तो देखिए नॉर्मल के लिए सिचुएशन ये है स्टूडेंट कि या तो हम यहाँ पर 30 डिग्री एंगल मान लें,
या फिर ये इस तरफ 60 डिग्री एंगल मान लें। ठीक है, ये दो ही सिचुएशन है। यहाँ पर 30 मान हो गए तो ये हो जाएगा n cos 30 और ये हो जाएगा n sin 30, या इधर 60 मानो। अगर यहाँ पर 60 एंगल माने तो जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके साथ cos आता है, तो अगर मैं यहाँ पर 60 मान लूँ तो यहाँ हो जाएगा n cos 60 और ऊपर चल जाएगा n sin 60। दोनों की वैल्यू इक्वल ही होती है ना। sin 60 और cos 30 सबकी वैल्यू बराबर ही होती है। तो इस टाइप से रिजोल्यूशन करने को आएंगे स्टूडेंट आपको, है ना। चलिए कुछ और थोड़े से कॉन्सेप्ट के ऊपर चलें। तो इस सिचुएशन को हम एक और नाम दे देते हैं जिनको कहते हैं कॉनकरेंट फोर्सेस या कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? कॉनकरेंट या कॉनकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस इनको कहा जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है तो स्टूडेंट, जब किसी एक ही बॉडी पर सारे फोर्सेस काम करते हैं, वैसे तो कॉनकरेंट का मतलब होता है जो एक ही पॉइंट पर काम करें, कि जैसे सपोज एक पॉइंट पर सारे फोर्सेस लगे इधर से इधर से इधर से, उसको कॉनकरेंट कहते हैं। लेकिन एक बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को भी कॉनकरेंट फोर्स मान सकते हैं कि किसी एक बॉडी पर सारे फोर्स लग रहे हैं तो वो क्या होते हैं? कॉनकरेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, है ना, हम ये मान लेते हैं किसी एक बॉडी पर लगने वाले, है ना, किसी एक बॉडी पर, जैसे यहाँ पर इस बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो ये सब कॉनकरेंट फोर्सेस है ना। तो कॉनकरेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम में कब होते हैं? उसकी दो ही मतलब एक ही कंडीशन है स्टूडेंट, कि हम दो प्लेन में देखते हैं कि भाई किसी बॉडी पर एक्स और वाई एक्सिस में कितने फोर्सेस लग रहे हैं। ये सिचुएशन को मैं फिर से आपको थोड़ा सा यहाँ करके देखता हूँ, आपको बता दूँ कि किस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे। देखिए, ये है हमारी वाई की डायरेक्शन और ये एक्स की डायरेक्शन। यहाँ पर कितने फोर्सेस थे? सबसे पहले नीचे उसका वेट काम कर रहा था और एक फोर्स कर रहा था F sin 30 नीचे की तरफ वर्क, तो एक और फोर्स था नीचे F sin 30। जो फोर्सेस एक डायरेक्शन में होते हैं वो प्लस हो जाते हैं और जो अपोजिट में होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस कौन से थे स्टूडेंट? अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था एक तो इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जिसको हमने माना था n cos 60। इसके अलावा एक और फोर्स लग रहा था जिसको हमने माना था t sin 60। अब अगर ये चारों फोर्सेस y की डायरेक्शन में है, ये सब अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों फोर्सेस, नीचे वाले फोर्सेस ऊपर वाले के इक्वल होना चाहिए, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब कि वो ऊपर ना जा रही है ना ही नीचे जा रही है। इक्विलिब्रियम का मतलब कि फोर्स लगने के बाद भी उसकी पोजीशन y की डायरेक्शन में नहीं बदल रही है, मतलब ना तो वो नीचे की तरफ आ रही है ना ही ऊपर, तो उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम है तो ये वाले फोर्सेस इन दोनों फोर्सेस के प्लस के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं। अगर इक्विलिब्रियम है स्टूडेंट्स तो W प्लस F sin 30 कितना होगा? W प्लस F sin 30 ऊपर वाले फोर्सेस n cos 60 और t sin 60 के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए ये हमारा y की डायरेक्शन हो गई। सेम टाइप से स्टूडेंट हमने देखा था कि x की डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहे थे, जैसे कौन कौन से देखिए ध्यान। यहाँ x की डायरेक्शन में एक लग रहा था ये t cos 60, एक फोर्स ये लग रहा था, कौन सा था हमारा F cos 30, एक और फोर्स यहाँ लग रहा था n cos 60। सॉरी स्टूडेंट, n cos 60, यहाँ पर n cos 60 नहीं था, ऊपर n sin 60 था, बाय मिस्टेक cos लग गया है ना। ठीक है, तो यहाँ पर तीन फोर्सेज लग रहे हैं, उनको भी लिख लेते हैं कि x की डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं। x की डायरेक्शन में लग रहा था t cos 60 और उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ टू फोर्सेज थे, एक था F cos 30 और एक था इनका n cos 60। अगर ये बॉडी इधर जा रही है इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस ज़्यादा हैं, सिंपल सी कंडीशन समझ लें स्टूडेंट। और अगर ये बॉडी इस तरफ जा रही है तो ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा। बॉडी जिस डायरेक्शन में जाती है वो फोर्स ग्रेटर होता है, इतना ध्यान रख लेना आप लोग। लेकिन अगर बॉडी कहीं नहीं जा रही है इसका मतलब ये फोर्सेस इस फोर्सेस के इक्वल है। ठीक है, तब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से इक्वल होंगे, है ना। तब हम क्या लिखेंगे कि एक्स की डायरेक्शन के टोटल फोर्सेस n cos 60, F cos 30 इक्वल होगा t
टी कॉस 60 के, मतलब ये फोर्स ने इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करके रखा है, खींच के रखा हुआ है। क्लियर है? चलिए अब एक क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन की। पहला न्यूमेरिकल आज का, पहले डायग्राम बनाएंगे। दिया ही है एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन में लिखा है एक ऑब्जेक्ट है जो इक्विलिब्रियम में है अंडर द एक्शन ऑफ 4 फोर्सेज, उस पर 4 फोर्सेज लग रहे हैं। ठीक है, उसका एक डायग्राम दिया है हमको, वो फोर्सेस कैसे काम कर रहे हैं, वो फोर्सेस ऐसे वर्क कर रहे हैं। दिस इज द फोर्स नंबर F1। इस डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा है उसकी वैल्यू 8 न्यूटन। एक फोर्स है जो है 4 न्यूटन का, और वो 4 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर 60 डिग्री एंगल पर लग रहा है, और इस तरफ एक फोर्स है ये वाला, ये 30 डिग्री एंगल पर हमारा काम कर रहा है, इसका नाम है F2। ये F2 फोर्स है, ये F1 फोर्स है, ये 30 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल पर वर्क कर रहा है। हमको F1 और F2 फाइंड करना है, और ये बोल दिया कि इक्विलिब्रियम में है। किसमें स्टूडेंट? इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब x की डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस जो हैं वो इधर की x की डायरेक्शन के इक्वल हैं, और y की डायरेक्शन में ऊपर लगने वाले फोर्सेस y की डायरेक्शन में नीचे लगने वाले फोर्सेस के इक्वल है। देखिए 2 फोर्सेस तो बिल्कुल सही लगे हुए हैं, एक x की डायरेक्शन में और एक ये ऊपर y। ये 2 फोर्सेस हैं एंगल पर, तो इन दोनों फोर्सेस को हम रिजोल्यूट कर लेंगे, है ना। रिजोल्यूशन करेंगे हम इनका, तो इसको थोड़ा सा ऐसा बना दो। तो ये जो F2 है ये एंगल बना रहा है इसके साथ, तो इधर क्या होगा F2 cos 30, और नीचे क्या होगा स्टूडेंट? नीचे होगा F2 sin 30। ठीक है, तो अब कितने फोर्सेस हो गए? अब ये फोर्स के 2 टुकड़े कर दिए, इसको भूल जाना, ये मत करना कि बाद में इसको भी यूज़ कर लो, क्योंकि हम और एक्स और वाई डायरेक्शन में ही चलते हैं। ये 1, ये 2, अभी ये 3, 4, अब इसको रिजोल्यूट करेंगे तो और 2 फोर्स हो जाएंगे। इसके रिजोल्यूशन क्या होंगे? एंगल इधर बन रहा है तो इधर क्या बनेगा? इधर बनेगा 4 cos 60, और इधर 4 sin 60 डिग्री। ठीक है, हमारा काम स्टार्ट। पहले y की डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? जो ऊपर लगने वाले फोर्सेस है वो नीचे वाले के बराबर है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम, मतलब ये इक्विलिब्रियम में, यहाँ पर कोई जो ऑब्जेक्ट रखा है जिस पर सारे फोर्स लग रहे हैं वो कहीं नहीं जा रहा है, इक्विलिब्रियम में फोर्सेस के बराबर। ऊपर क्या लग रहा है? एक तो लग रहा है F1 और एक लग रहा है 4 sin 60। तो F1 प्लस 4 sin 60 इक्वल होगा नीचे लगने वाले F2 sin 30 के। क्लियर है क्लास? इससे हम एक इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन क्या हो जाएगी? F1 प्लस 4 sin 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2, F2 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा F1 प्लस 4√3 अपॉन 2 है। देखो यहाँ अपॉन में 2 है, इसको इधर ले जाऊंगा मल्टीप्लाई में जाएगा, या मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा। जब ये 2 यहाँ से चला गया तो ऊपर क्या बचा? F2 × 1 यानी कि F2 ही बचा। ये 2 से 2 कटा, ये बन गया 2F1। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से 2F1 प्लस का F2 इधर आया, या वहीं रहने दीजिए, बाद में काम आ जाएगा, प्लस 4√3 इज इक्वल्स टू F2। ये हमको F2 की वैल्यू मिल गई, आंसर नहीं आया, अभी एक इक्वेशन जैसा बन चुका है कुछ, हमने इसको लिख के छोड़ दिया है। ठीक है, ये हमने y की डायरेक्शन में कर लिया इक्विलिब्रियम, है ना। इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, डेल्टा y इक्वल टू 0 है, y की डायरेक्शन के सारे फोर्सेस का सम, y की डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उनका सम 0 है ना, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। सेकेंड सिचुएशन हैंडल करते हैं हम लोग। व्हाट इज योर सेकेंड सिचुएशन?
एक्स की डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं? इधर लग रहा है F2 cos 30। ऐसे थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लें, समझ में जाएगा। तो F2 cos 30 जो है ये इधर लगने वाले फोर्सेस के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक्स की लेफ्ट डायरेक्शन, ये एक्स की राइट डायरेक्शन। सो इक्वल होगा 4 cos 60 के प्लस 8 न्यूटन तो दे ही रखा है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ लिखा है इट इज़ वॉट फॉर cos 60 वैल्यू होती है 1/2 प्लस 8। ये कटेगा 2 से, तो 2 बार 8 प्लस 2 इधर हो गया 10। ये 2 अपॉन में जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये √3 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से आपको F2 की वैल्यू मिल गई। F2 की वैल्यू कितनी हो गई? F2 की वैल्यू हो गई 10 to the 20/√3 न्यूटन। √3 की वैल्यू रख के डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही F2 की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे स्टूडेंट? ये F2 की वैल्यू अगर हम यहाँ से पुरानी इक्वेशन में रख दें तो F1 आ जाएगा। कैसे? F2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20/√3। ये प्लस की वैल्यू इधर जाएगी तो बनेगी -4√3। यहाँ क्या बचा हुआ है? यहाँ पर है 2F1। इनको माइनस करें तो क्या होगा? देखिए अपॉन में √3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है। मैंने बहुत बार सिखाया है कि अपॉन में इधर कुछ नहीं है, इधर यहाँ पर प्लस या माइनस है, तो ये √3 का मल्टीप्लाई सीधे यहाँ होता है। तो 20 - 4, यहाँ पहले से एक √3 है, एक √3 और आ गया, और दोनों के अपॉन में √3। यहाँ पर क्या है? 2F1। 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 × √3। √3 पहले था, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। यहाँ पर वैल्यू देखिए 20 माइनस, देखो √3 × √3 का मल्टीप्लाई, ध्यान रखना बच्चों, √3 × √3 का मल्टीप्लाई हमेशा 3 होता है। यहाँ पर 4 पहले से, तो 4 3 जा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12। तो F1 का आंसर क्या आ जाएगा? 20 - 12 दैट इज 8 अपॉन में 2/√3। 2 से कटा ये 4 टाइम, तो F1 की वैल्यू क्या आ गई इसमें? F1 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 4/√3। तो इस टाइप से हम फोर्सेस फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। कॉनकरेंट फोर्सेस को इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने वैल्यूज फाइंड कर ली है स्टूडेंट। 3 कॉनकरेंट फोर्सेस जब एक साथ काम करते हैं, कितने कॉनकरेंट फोर्सेस? जब 3 कॉनकरेंट फोर्सेस किसी एक बॉडी पर वर्क करते हैं तो हमारे पास एक थ्योरम होती है, इसको लैमीज थ्योरम कहते हैं। हम उस थ्योरम से भी बहुत इजीली तरीके से आंसर फाइंड कर सकते हैं, लैमीज थ्योरम से। ठीक है, सपोज हमारे पास यहाँ पर 3 फोर्सेस हैं जो किसी बॉडी पर अलग अलग डायरेक्शंस में ऐसे लग रहे हैं। इन फोर्सेस के बीच के एंगल मान लो किसी की अल्फ़ा है, बीटा है, और कहीं पर है गामा। सपोज यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसको हमने नाम दिया F1। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स इसको नाम दिया F2, और यहाँ पर जो फोर्स नाम दिया उसको F3। अगर इस प्रकार से 3 फोर्स वर्क करते हैं तो लैमीज थ्योरम क्या करती है स्टूडेंट? लैमीज थ्योरम जो है हमें एक बहुत इजी तरीका देती है इनके बीच में लगने वाले फोर्सेस को निकालने का। और वो तरीका बहुत आसान है कि अगर F1, हमने क्लास 10th में एक थ्योरम पढ़ रखी थी, थ्योरम नहीं है, एक फॉर्मूलेस देखे थे हम लोगों ने। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होती है इक्वेशंस को सॉल्व करने की, उसी से बनी हुई है ये। भी बनाई कैसे है उसके पीछे जाने में बहुत समय है ना, टाइम नहीं ख़राब करेंगे, हम यूज़ करेंगे कैसे यूज़ किया था। तो अगर मैं F1 और F1 का अपोजिट एंगल कौन सा है? F1 का अपोजिट एंगल है अल्फ़ा, तो F1 के अपॉन में साइन अल्फ़ा। ध्यान रखना, आप जो भी फोर्स लोगे उसका अपोजिट एंगल देखोगे। ये एंगल में से जुड़ा हुआ है, इस एंगल से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एंगल से जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा है। तो F1 के अपॉन में साइन अल्फा इज इक्वल टू, दूसरा फोर्स क्या है? F2। F2 के अपॉन में कौन सा एंगल आएगा? ना ये आएगा ना ये, क्योंकि दोनों इससे जुड़े हुए हैं। कौन सा नहीं जुड़ा है? बीटा। तो F2 अपॉन साइन बीटा। इसी टाइप से थर्ड F3 अपॉन, F3 से कौन नहीं जुड़ा है? F3 से गामा नहीं जुड़ा है, तो F3 अपॉन
साइन गामा, इसको कहते हैं लेमिस थ्योरम। ये बहुत काम की है कॉनकरेंट फोर्सेस को सॉल्व करने में, इसका कोई टेंशन नहीं, आपको कोई रिजोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप रिजोल्यूशन भी मत कीजिए, हमको इसके रिजोल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, बट इट इज़ वर्क ऑन ओनली 3 फोर्सेस, ये 3 फोर्सेस पर ही काम करती है, ठीक है। जब 3 कॉनकरेंट फोर्सेस हों, सिर्फ 3 फोर्सेस हों, तो आप इस थ्योरम का यूज़ करके वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। क्लियर है क्लास? इसका एक एग्जाम्पल देख लें। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 2 करके डाल लीजिए। वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है, कोई धागा या कोई रस्सी है, जो कि 0.5 मीटर लॉन्ग एक रोप है, विच इज फिक्स्ड टू अ पॉइंट ए। मतलब कोई ऐसे वॉल टाइप मान लो, कोई ऐसे वॉल जैसी जगह है जिसमें कोई पॉइंट ए पर एक रोप हमने ऐसे लगा रखी है, ठीक है। इसके दूसरे एंड, ये रोप कितनी लॉन्ग है? ये रोप है 0.5 मीटर लॉन्ग। हाँ, क्वेश्चन में दिया है कि रोप 0.5 मीटर लॉन्ग है ना। क्या मैं एक काम करता हूँ, आपको क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ। सुनिए, क्वेश्चन लिखा है मैंने। क्वेश्चन ये है कि वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 0.5 मीटर लॉन्ग है, इज फिक्स्ड टू अ पॉइंट ए एंड द अदर एंड इज फास्टन टू अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 8 न्यूटन। मतलब हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 8 न्यूटन, इसको यहाँ इस पर जोड़ दिया है, तो 8 न्यूटन का फोर्स इसमें कहाँ काम कर रहा है? वेट है, वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। ये एंड जहाँ पर इसको मैंने लगा रखा है, ये हमारा पॉइंट ए हो गया है, ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन भी हम लिखते हैं, बट हमारा पेज फिनिश हो चुका था, हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट पार्ट इसका है द ऑब्जेक्ट इज पुल्ड असाइड, उसको खींचा जा रहा है, पुल्ड असाइड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स। मतलब उसको एक हॉरिजॉन्टल फोर्स से हम खींच रहे हैं, F, until it is 0.3 meter from the vertically through A। तो हमको इस रोप में लगने वाले टेंशन फोर्स को फाइंड करना है, हमको टेंशन इन रोप, हमको रोप का टेंशन निकालना है, और हमें ये लगने वाला फोर्स F फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन को एक बार में पूरा रीड करते हैं, है ना। क्या लिखा है हम यहाँ से देख लेते हैं सिचुएशन। ये कोई रोप है, 0.5 मीटर लॉन्ग है ना, और 0.5 मीटर लॉन्ग रोप को एक यहाँ से हमने फिक्स कर दिया है, और यहाँ इसके आखिरी एंड में एक 8 न्यूटन की कोई बॉडी है, जो जिसको मतलब 8 न्यूटन जो फोर्स लगा रही है वो बॉडी को यहाँ लटका रखा है। अब हम यहाँ पर एक फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, ऐसे एक फोर्स F लगाया जाता है इस पर। देखिए स्टूडेंट, एक फोर्स F हम फाइंड लगाते हैं इस तरफ, हॉरिजॉन्टल फोर्स बोला है इसलिए हमने इस तरफ एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया। ये फोर्स क्या करता है? ये फोर्स A से इस पॉइंट को कितना दूर कर देता है? 0.53। कितना दूर कर देता है? 0.53। सिंपल सी सिचुएशन है स्टूडेंट कि अगर ये रोप यहाँ लटकी हुई है, ऐसे है, और इसको अगर हम 8 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो शुरू में तो ये ऐसी नहीं रहेगी, इस सिचुएशन में नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि शुरू में सिचुएशन ऐसी होगी कि अगर ये रोप है, अगर इसमें मैंने इस रस्सी को लटका दिया और एक वजन रख दिया तो वो बिल्कुल ऐसे इससे लगभग लगी हुई रहेगी, है ना। ये इसी सिचुएशन में कब आएंगी? जब मैं इसको ऐसे खींचूंगा, है ना। अगर मान लो इसमें इधर कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल, तब तो इसके वेट की वजह से वर्टिकल ऐसे लटकी हुई रहेगी, लेकिन जब हम इस पर इस तरफ फोर्स लगाते हैं तो ये कुछ इस सिचुएशन में आ जाती है।
तो यहाँ पर 3 फोर्सेस वर्क करते हैं। एक फोर्स तो ये हो गया हमारा जो हम इधर लगा रहे हैं, एक वेट नीचे, और एक क्योंकि वो इससे अटैच है और ये रोप है तो इसके अंदर एक टेंशन फोर्स हमेशा काम करता है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। तो ये टेंशन फोर्स इस तरफ वर्क करेगा। हमने जो लेमिस सिचुएशन देखी है वही लेमिस की सिचुएशन यहाँ पर आ चुकी है 3 कॉन्करेंट फोर्सेस वाली, है ना। यहाँ कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए फोर्सेस तो हमको मिल गए हैं 8 न्यूटन, ये टेंशन फोर्स, ये फोर्स, लेकिन हमको ये नहीं पता कि इनके बीच के एंगल्स कितने डिग्री हैं। तो हमको ये तो पता है कि ये हमारा वर्टिकल डाउनवर्ड है, ये हॉरिजॉन्टल है, इनके बीच का एंगल 90। तो ये सिचुएशन क्लियर है, यहाँ एंगल 90 होगा। अब ये जो 2 एंगल है हमको फाइंड करना है। अगर ये 2 एंगल फाइंड करना है ना स्टूडेंट, थोड़ा सा एक लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। इससे तो पहले तो डैश डैश कर दो जिससे वर्टिकल दिखे, और ये डैश डैश कर दो जिससे हॉरिजॉन्टल दिखे, क्योंकि हमको पता है ये एंगल इतना 90 है और ये एंगल इतना 90 है। अगर हमको ये 2 एंगल पता चल जाए, अगर ये वाला एंगल पता चल जाएगा तो हमको इनके बीच का टोटल एंगल पता चल जाएगा, और अगर ये पता हो जाएगा तो ये भी ईजिली वर्क कर लेंगे हम लोग, आसानी से काम हो जाएगा। तो हमें सिर्फ ये एंगल निकालना है, और इस एंगल की सिचुएशन हमको दे रखी है स्टूडेंट। एंगल की सिचुएशन हमको गिवन है। क्या गिवन है, चलिए मैं आपको बता दूं। हमको ये बोला गया है उन्होंने ये कहा है ये फोर्स कब तक लगता है, अनटिल इट इज 0.3 मीटर फ्रॉम द वर्टिकली थ्रो ए। मतलब इसका क्या है कि इस ओ से ये जो रोप है ना, इसको इतना इधर खींचते हैं कि इसका जो ये वाला एंड है ये इस ए से परपेंडिकुलर, वर्टिकल यानी होता है परपेंडिकुलर, मतलब ये पूरी एक ही लाइन है, इस एक ही लाइन से ये कितना दूर हो जाए, 0.3 मीटर दूर हो जाए, तब तक इसको वर्टिकल डिस्टेंस कहेंगे। ए से इसकी वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी, ये होती है स्टूडेंट, 2 चीज़ों की वर्टिकल डिस्टेंस 90 डिग्री के एंगल पर निकालते हैं। मतलब यहाँ एक सिचुएशन बन रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका बेस हो गया कितना 0.3, परपेंडिकुलर कितना हो गया स्टूडेंट, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं है ये, हाइपोटेनस 0.5 मीटर रस्सी हो गई है। तो हम अब ये एंगल को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट सब कुछ डिपेंड करता है एंगल्स के ऊपर। हम एंगल यहाँ से फाइंड करेंगे, है ना। सपोज इस एंगल को मैं थीटा एज्यूम कर लूँ स्टूडेंट, कि ये इस वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये टोटल एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 90, और ये एंगल हो गया थीटा। तो ये सिचुएशन क्या हो गई, 90 प्लस थीटा, कितना हो गया ये 90 प्लस थीटा, ओके। और इसकी यूज़ से हम इस चीज़ को ही फाइंड कर लेंगे। चलिए हम एक एक करके सॉल्व करना चालू करते हैं। हम यही सिचुएशन देखते हैं, मान लो कि हम इस फोर्स को F1 नाम देते हैं, है ना, ये वाला फोर्स क्या है। सिंपल सी सिचुएशन है, मैं यही बता दूं आपको। सिचुएशन वही होगी, ये एंगल जो है ये है 8 न्यूटन के अपोजिट साइड। ये जो एंगल है किसके अपोजिट साइड है स्टूडेंट, इस 8 के अपोजिट साइड में ये वर्क कर रहा है। तो 8 F1 अपॉन साइन अल्फ़ा, तो 8 के अपॉन में क्या आएगा, इसका अपोजिट एंगल कितना हो गया साइन, ये 90 और ये थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा। मैं आपको पीछे करके दिखा दूंगा क्योंकि यहाँ डायग्राम है, तो डायग्राम के साथ यहाँ समझाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरा कौन सा है स्टूडेंट, एक फोर्स हमारा ये है टी, टेंशन फोर्स के अपोजिट साइड कौन सा एंगल बन रहा है, ये देखिए 90, क्योंकि ये टेंशन, ये एंगल इसके साथ बन रहा है, ये एंगल इसके साथ बन रहा है, लेकिन ये 90 इसके अपोजिट बन रहा है, तो यहाँ आ जाएगा साइन 90। और तीसरी कंडीशन एफ के अपॉन में क्या बन रहा है, एफ के अपॉन में देखिए क्या बन रहा है, देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, इस एंगल को कहेंगे 90 माइनस थीटा। क्या कहेंगे स्टूडेंट, 90 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट सिचुएशन क्या होगी, इस एफ के अपॉन में इधर कितना एंगल बनेगा, साइन
अगर इसको थीटा माना तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, और ये ऑलरेडी इतना यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है 90, तो इसको हम लिखेंगे 90, तो ये एंगल हुआ, इसको कहेंगे 90 माइनस थीटा। तो वैल्यू क्या हो गई आपके सामने, अब वैल्यू आ गई है 8 अपॉन साइन, देखिए अब फॉर्मूला आपको क्लास 10th का रिवाइज करवा दें, साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, तो ये बन गया आपका कॉस थीटा। टी साइन 90 की वैल्यू 1 होती तो इसके अपॉन में क्या हो गया 1 हो गया। और तीसरी सिचुएशन ये हो गया एफ साइन के अंदर 90 प्लस 90 180 माइनस थीटा, तो ये हो गया साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या किया जाए स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ फाइंड की जाए किस चीज़ की, हमें यहाँ कॉस चाहिए, और चलिए ये मैंने आपको सिखा दिया कहाँ से आया। अब इसको टोटली सॉल्व कैसे करना है एग्ज़ाम में वो मैं आपको बता दूँ। जब आप इसको एग्ज़ाम में सॉल्व करने जाएंगे स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इस डायग्राम के यूज़ से या ठीक है इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख लीजिए, है ना। हम वो दोनों वैल्यूज़ यहाँ कॉपी कर लेते हैं जो हमने लिखी हुई हैं, बाय लेमीज थ्योरम। और एक लाइन और लिख लीजिए कि सपोज टेंशन जो है वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। देखो ये वर्टिकल है, टेंशन जो है वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, सो हम लिखेंगे लेट द टी फोर्स यानी टेंशन फोर्स मेकिंग एंगल थीटा विथ वर्टिकल, मतलब वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। वर्टिकल के साथ मतलब ये यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है। फिर ये सिचुएशन समझा चुका हूँ मैं आपको, सिचुएशन को लिख लेते हैं। इसके ये लाइन ऊपर लिख लेना और बाय लेमीज थ्योरम उसके नीचे लिख लेना आप लोग। ठीक है, लेमीज थ्योरम नीचे लिख लेना। लेमीज थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा 8 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, टी के अपॉन में साइन 90 और एफ के अपॉन में साइन के अंदर 90 प्लस 90 माइनस थीटा, है ना। इसके बाद हमने क्या देखा था कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन 90 प्लस थीटा हो जाता है कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। साइन 90 की वैल्यू 1 और यहाँ से एफ साइन 180 माइनस थीटा हो गया, साइन 180 माइनस थीटा। अब हमको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, चलो अभी करते हैं। 8 अपॉन कॉस थीटा टी अपॉन 1 और ये हो गया एफ अपॉन साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू भी साइन थीटा होती है। स्टूडेंट ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनको आप याद कर लीजिएगा, है ना। तो साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है। हमारे पास दो चीज़ हो गई है, कॉस थीटा और साइन थीटा, हमको ये फाइंड करना है। तो इसके लिए फिर से हमको हमारे डायग्राम की हेल्प लेना पड़ेगी। कैसे, देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पर ये थीटा बन रहा है, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, उसको ये लाइन अगर कट कर रही है तो ये क्या है हमारा थीटा है, तो वही थीटा एंगल कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। अब इस एंगल के लिए ये ट्रायंगल देखो, मान लो इसको नाम दे दो बी और इसको नाम दे दो यहाँ पर सी, तो ये ए बी सी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा निकालेंगे, मैं यहीं करके दिखा देता हूँ आपको, तो आगे वहाँ जाके लिखवा दूंगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स बेस, तो परपेंडिकुलर 0.3 और अपॉन में बेस 0.5। पॉइंट से पॉइंट हटा दें तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से 3/5। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह मैं रख सकता हूँ 3/5। और कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्लास 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ रखा है ना। अगर मुझे यहाँ से कॉस निकालना है
तो हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन का स्क्वायर। ये इधर से इधर आएगा, स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पर मैंने रखा 1, साइन की वैल्यू कितनी है 3/5 जो मैं इधर निकाल चुका हूँ, और 3/5 का स्क्वायर। देखिए मुझे कॉस के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, ये पूरा अंडर रूट बन जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो कॉस थीटा आपका हो गया 25। यहाँ से यहाँ जाएगा तो 25 माइनस 9/25। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 25 माइनस 9 16/25, जिसको अगर रूट से बाहर निकालो तो आप लोगों को आता ही है 16 को रूट से बाहर 4, ये रूट से बाहर आएगा 5। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। और साइन थीटा की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं पीछे, साइन थीटा की वैल्यू है 3/5। ये दोनों यहाँ रख के हम लोग वैल्यू आराम से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो 8 कॉस थीटा की जगह रखेंगे 4/5, यहाँ तो है t/1, और इधर आ जाएगा f साइन थीटा की जगह 3/5। देखिए जो अपॉन में होता है वो यहाँ से कहाँ जाता है, ऊपर। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये 5 के अपॉन में ऊपर जाएगा तो ऊपर होगा 8 × 5/4। ये है हमारा t/1, ये 5 भी ऊपर जाएगा तो 5 × f/3। ठीक है, अरुण इसको थोड़ा कम कर दो बेटा सर। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ये कैंसिल हुआ हमारा। और वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स हमारे लिए, 2 5 ज़ा 10/1 इज इक्वल्स टू t/1 और इज इक्वल्स टू 5f/3। ये तीनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल हैं स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल रखते हैं। पहले इन दोनों को इक्वल रखते हैं। तो देखिए 10 के अपॉन में 1 है, 1 को नहीं लिखेंगे। t के अपॉन में 1 है तो t के अपॉन का 1 नहीं लिखेंगे। तो टेंशन फोर्स कितना आ गया यहाँ से डायरेक्टली, टेंशन फोर्स आ गया 10 का न्यूटन। दूसरे टाइप से इसको अगर इक्वल रखें 10 के तो 5f/3, इसको इक्वल रखेंगे 10 अपॉन में 1 को नहीं लिखेंगे। ये 3 अपॉन में से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 10 जा 30/5। 5 से कटा ये 2 बार, तो f कितना हो गया 6 न्यूटन। इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। क्लियर है क्लास। तो ये हमारा वीडियो आज यहीं एंड होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम अभी ये 3 से 4 वीडियो बनेंगे स्टूडेंट इस टाइप के। इसमें अलग अलग टाइप के फोर्सेस देखेंगे हम लोग, बहुत सारी सिचुएशन होती है उन सबको क्लियर करेंगे।